दोस्तों मैं खड़ा हूँ लोपबुरी में। ये जगह बैंकॉक से 2 घंटे की दूरी पर है और कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान के लिए इस नगर को बसाया था। अब जहाँ पर प्रभु श्री राम और हनुमान का नाम है वहाँ पर उनकी सेना भी होगी। तो देखिए यहाँ पर बंदरों की संख्या कितनी ज़्यादा है। आपको कहीं भी थाईलैंड में बंदर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर वानरों की बड़ी संख्या है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आप पर हमला नहीं करते हैं। जिस तरह से मथुरा या वृंदावन में जो वानर हैं वो आपको तंग करते हैं, आपका सामान छीन लेते हैं, यहाँ पर ये आपको तंग नहीं करते हैं। ये अपने सुकून से अपने काम में, अपने चीज़ों में व्यस्त हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई खाने का सामान आपके पास है तो ये ज़रूर झपटा मारेंगे, लेकिन हाँ, आपको नुकसान फिर भी नहीं पहुंचाएंगे। ये इनका एक मिजाज है इन वानरों का यहाँ पर थाईलैंड के अंदर। ये है लोपबुरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने इस जगह को, इस शहर को बसाया था। अयोध्या में यात्रा का तीसरा दिन। गेस्ट हाउस में सामान रखकर मैं इस दिन चल दिया था लोपबुरी की ओर। अयोध्या की मॉर्निंग मार्केट सज चुकी थी। लोग सब्जियां और ब्रेकफास्ट की चीज़ें खरीद रहे थे। इसी मार्केट में मुझे दिखाई दिया ब्रह्मा जी का मंदिर। भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर बताया जाता है, लेकिन थाईलैंड में ब्रह्मा मंदिर और त्रिदेव मंदिर आम है। गेस्ट हाउस से कुछ ही दूरी पर था दिसंबर हाउस। यहीं से मिलती है फेरी सर्विस अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए। मैं दिसंबर हाउस पर खड़ा हूँ, यहाँ किंग युथोंग रोड के बगल में, अयोध्या में, थाईलैंड। और मुझे जाना है अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो सबसे इजी जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, इजी और कन्वीनियंट, वो है ये सामने जो बोट आ रही है, ये है 10 बाथ है इसका फेयर। और अगर मैं ग्रैब बुलाता, कैब है यहाँ पर जो ग्रैब चलती है, जैसे हमारे यहाँ ऊबर और ओला चलती है, यहाँ पर ग्रैब चलती है, तो उसका फेयर पड़ता 80 बात। और अगर मैं टुक टुक करता तो उसका फेयर आता 100 बात। और ये बोट मुझे 10 बात में उस किनारे पर छोड़ देगी, और किनारे पर छोड़ने के बाद ठीक सामने रेलवे स्टेशन है अयोध्या का। तो सबसे इजी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम यही है अयोध्या में, थाईलैंड के अंदर। ये है चाओ फ्रॉम मार्केट पायर, और ये नदी है पासक। टेन बात। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर दोबारा पहुंचा तो ये जगह अब अपनी सी लग रही थी। लोपबुरी की ट्रेन सुबह 8:38 पर थी और इसके लोपबुरी पहुंचने का वक्त 9:42 पर था। नाश्ता मैं गेस्ट हाउस से करके निकला था, सो कोई फिक्र नहीं थी। ट्रेन में कई तरह के रंग दिखाई दिए, फ्रूट्स, फूड और ये प्यारी प्यारी 2 बच्चियां भी। एक अपनी मम्मा की पूरी बात मान रही थी, जबकि दूसरी प्यारी गुड़िया माँ को खूब तंग कर रही थी। दोस्तों आगे बढ़ूं उसके पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हिंदी में दिलचस्प जानकारी से भरे ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.traveljunoon.com पर। आइए बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर। ट्रेन ने वक्त पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था। लोपबुरी को आज वानरों का शहर कहा जाता है। लोपबुरी रेलवे स्टेशन उतरते ही आपको इसका एहसास भी हो जाता है। यहाँ जगह जगह वानरों की मूर्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। लोपबुरी रेलवे स्टेशन और अयोध्या रेलवे स्टेशन एक जैसे ही नज़र आते हैं, लेकिन लोपबुरी रेलवे स्टेशन पर आपको ऐतिहासिक धरोहरें दिखाई देती हैं और दिखाई देते हैं स्टेशन पर बनाए गए वानर भी। लोपबुरी स्टेशन पर ही मीटिंग रूम, मिनी मार्ट, फर्स्ट एड की फैसिलिटी मिलती है। स्टेशन के नज़दीक कई ऐतिहासिक स्थल हैं और वो भी 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही। लेकिन मैंने यात्रा की शुरुआत उस मंदिर से की जिसकी वजह से इस शहर को आज भी हनुमान जी के शहर के रूप में
में जाना जाता है और यहीं पर हर साल मनाया जाता है मंकी फेस्टिवल। थाई लोग तो हर रोज़ ही वानरों की खिदमत करते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में वानरों के फुल मज़े होते हैं। थाईलैंड का लोपबुरी अपने वानर मंदिर के लिए मशहूर है और इसीलिए इसे अक्सर बंदरों का शहर कहा जाता है। मैंने लोपबुरी घूमने के लिए रिक्शा किराए पर बुक किया। गनीमत ये रही कि रिक्शा चला रहे अंकल अंग्रेज़ी जानते थे और इसी वजह से मैं उनको काफ़ी चीज़ें समझा भी पाया। लोपबुरी को लैंड ऑफ द वाइट क्ले और वानरों की ज़मीन कहा जाता है। इस शहर से जुड़ी 2 कहानियां हैं और ये भारत का रिश्ता थाईलैंड के साथ गहराई से जोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया तो हनुमान को पुरस्कार के तौर पर लाओथानी का राजा बनाया। थाईलैंड में भगवान राम को फ्राराम और रावण को टॉस्कन के नाम से संबोधित किया जाता है। समय बीतने के साथ यहाँ वानरों की संख्या भी बढ़ती गई और आज इनकी संख्या हज़ारों में है। एक दूसरी कहानी भी है और वो ये कि रावण को हराने के बाद राम ने पुरस्कार के रूप में हनुमान को एक भूमि भेंट की। उन्होंने एक बाण चलाया और जहाँ वह बाण गिरा वह भूमि हनुमान को दे दी। तब राम का जादुई तीर आज के लोपबुरी पर गिरा था और तब इस तीर की वजह से यहाँ आग भी लग गई थी। हनुमान ने तब इसे अपनी पूंछ से बुझाया था। वजह जो भी हो, लेकिन ये सच है कि यहाँ वानरों की पूजा भगवान की तरह होती है। हर रोज़ उन्हें भोग लगाने के लिए खाने पीने की कई चीज़ें थाई लोग लेकर आते हैं और हर साल नवंबर में मंकी फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। नवंबर के आखिरी रविवार को ये फेस्टिवल आयोजित होता है। इस फेस्टिवल में प्रसाद के रूप में लोपबुरी के बंदरों के लिए एक विशाल भोज तैयार किया जाता है। इस ऑल यू कैन ईट बुफे में फलों और मिठाइयों की भरमार होती है और ये सब होता है इन्हीं बंदरों के लिए। फेस्टिवल में वानरों की कॉस्ट्यूम पहनकर लोग डांस करते हैं और इवेंट में शामिल होते हैं। आधुनिक दौर में 1351 में किंगडम ऑफ अयोध्या की स्थापना के बाद यह एक एक्टिव सेंटर बन गया और अयोध्या किंग नाराय के शासनकाल 1657 से 1688 के दौरान यह ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। लेकिन इसके बाद शहर का पतन हो गया और इसकी सभी धरोहरें नष्ट होती चली गईं। पुराने शहर के चारों ओर घूमते हुए आपको प्राचीन खमेर शैली के मंदिरों के खंडहर, बुद्ध के मंदिर मिलेंगे और आप थाई माहौल और संस्कृति में गहराई से डूब जाएंगे। लोपबुरी में वानर मंदिर का नाम प्रांग सैम योट है। यह सुबह 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और इसकी टिकट है 50 बात पर पर्सन। लोपबुरी में प्रांग सैम योट सबसे आकर्षक मंदिर है। यहाँ 2 पवित्र प्रांग हैं और सामने है सैन फ्रा कान श्राइन जो कि एक विष्णु मंदिर है। थाईलैंड में किसी भी दूसरे शहर के बीचों बीच आपको इतने वानर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन प्रांग सैम योट में वानरों की भरमार है। 13वीं सदी में बना ये मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यहाँ वैसे तो वानर शांत रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास खाने पीने की चीज़ें हैं तो हो सकता है ये आपसे उसे छीन कर भी ले जाएं। अब सफ़र बढ़ चला सैन फ्रा कान श्राइन की ओर। प्रांग सैम योट यानी वानर मंदिर के सामने ये एक और हिंदू मंदिर है। यहाँ मंदिर के गेट पर वानरों की मूर्तियाँ हैं। मंदिर परिसर को 2 अलग अलग समय पर बनाया गया और इसीलिए यहाँ पुराने और नए दोनों खंड हैं। पहले ये मंदिर खमेर काल में बनाया गया। 1951 में फिर नया हिस्सा तैयार किया गया। ये एक विष्णु मंदिर है, लेकिन यहाँ पूजा का तरीका भारत के मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको भेंट के रूप में पशुओं के कटे हुए सिर दिखाई देते हैं और अंडे भी। ऐसा लगता है मानो थाईलैंड में आप हिंदू धर्म का नया वर्जन देख रहे हों और वो यही है। लोपबुरी में एक और मंदिर वाट फ्रा श्री रत्न महाथाट। ये मंदिर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको खाने पीने के अच्छे ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए। वाट फ्रा श्री रत्न महाथाट एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको थाई संस्कृति और थाई तरीके से होने वाली पूजा को करीब से देखने का मौका मिलता है। ये जगह रेलवे स्टेशन के सामने है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ सड़क को ही पार करना होता है। इस प्राचीन मंदिर में लोपबुरी का सबसे ऊंचा प्रांग यानी पवित्र शिखर है। मंदिर के सामने लोपबुरी शैली के प्रांग को 1157 ईस्वी के आसपास तब बनाया गया था जब शहर खमेर शासन के अधीन था। कई दूसरे चेडिस और प्रांग्स पर सुखोताई और अयोध्या शैली का प्रभाव दिखता है। अंदर कक्ष है, यानी वो कमरा जहां खमेर लोग शिवलिंग की पूजा किया करते थे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही विजिटर्स सबसे पहले साला क्रुएंग को देखते हैं, जहां राजा अपनी पोशाक को बदला करते थे। मंडप में अभी सिर्फ स्तंभ बाकी हैं।
मंदिर वाट फ्रासी रत्ना महाथाट बुधवार से रविवार तक सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। 8 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स में विदेशी टूरिस्ट बहुत ही कम संख्या में आते हैं। इस मंदिर का सबसे पुराना प्रांग लगभग 800 साल पुराना है। मंदिर का जीर्णोद्धार थाई फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया था। आइए अब आपको लेके चलते हैं फ्रा नाराई रच्चानिवेट पर। ये किंग नाराई का पैलेस है। राजा नाराई के महल को आधिकारिक तौर पर फ्रा नाराई रच्चानिवेट नाम दिया गया है। यह अयोध्या साम्राज्य के राजा किंग नाराई का महल है। महल के खंडहर को वांग नाराई के रूप में जाना जाता है। 7वीं शताब्दी के आखिरी दौर में अयोध्या के राजा नाराई द ग्रेट ने लोबुरी को अयोध्या साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। उन्होंने लोबुरी नदी के पास एक नए महल का निर्माण करने का आदेश दिया और यहीं पर वह साल के ज़्यादातर वक्त बिताते थे। महल को फ्रांसीसी वास्तुकारों ने डिज़ाइन किया था। इसका निर्माण 1665 में शुरू हुआ और 12 साल बाद 1677 में पूरा हुआ। 1688 में राजा नाराई की मृत्यु के बाद महल वीरान होता चला गया, लेकिन लगभग 2 शताब्दियों के बाद किंग मोंगकुट ने महल के जीर्णोद्धार और कई नई इमारतों के निर्माण का आदेश दिया। लोबुरी म्यूजियम के एग्जीबिशन हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिस दिन मैं यहाँ गया, कॉम्प्लेक्स में कोई इवेंट चल रहा था। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। थाई लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। गार्डन में झांकियों की भरमार थी। आप भी देखें इसकी एक झलक। बात करें लोबुरी म्यूजियम की, तो राजा नाराई के महल की कई इमारतें लोबुरी म्यूजियम के एग्जीबिशन रूम के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। म्यूजियम को ऑफिशियली सोमडेट फ्रा नाराई नेशनल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राचीन काल की ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको और हिस्ट्री लवर्स को हैरान कर सकती हैं। इसमें द्वारावती, खमेर, लोबुरी और अयोध्या के दौर की वस्तुओं को सहेजा गया है। ये जगह लोबुरी ट्रेन स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ की एंट्री टिकट है 150 थाई बात। विचैन हाउस भी लोबुरी में इतिहास का एक जीता जागता नमूना है। विचैन हाउस फ्रा नाराई रच्चनिवेट के उत्तर में प्रांग खाक से 300 मीटर की दूरी पर विचैन रोड पर है। यह लोबुरी में राजा नाराय द ग्रेट से शिष्टाचार भेंट करने वाले राजदूतों का निवास हुआ करता था। राजदूत यहीं ठहरा करते थे। 1685 में पहुंचे फ्रांसीसी राजदूतों का पहला समूह इस स्थान पर रुका था। इस कंपाउंड में 3 सेक्शन हैं। इस बिल्डिंग में सबसे खास था एक चर्च का होना। इस चर्च का निर्माण राजदूतों के लिए किया गया था। इसे बौद्ध मंदिर शैली से सजाया गया था और यह इस तरह का पहला चर्च माना जाता है। आइए अब आपको लेके चलते हैं वाट नखोन कोसा पर। इस प्राचीन हिंदू मंदिर में अब सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं। द्वारावती काल का एक भव्य स्तूप है। इसके सामने लोबुरी काल का एक प्रांग यानी शिखर है। पहले जब इसे खमेरों ने बनाया तब यह एक हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में अयोध्या काल में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। हॉल में अब सिर्फ दीवारें और ईंटों के अवशेष ही बाकी हैं। यह मंदिर लोबुरी रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। वाट नखोन कोसा के पास भी युवाओं की एक मंडली दिखाई दी। ऐसा लगा मानो ये किसी प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर एक आइसक्रीम खाई और कुछ फ्रूट भी लिए।
ใช่รถเมื่อกี้ไม่มีรถเลยรถเพิ่งมา अब मैं पहुंचा वाट इंद्रा। वाट इंद्र भगवान इंद्र का मंदिर है। थाईलैंड और कंबोडिया में आपको इंद्र के कई मंदिर दिखाई देते हैं। किंग नाराय के शासनकाल में इस मंदिर को बनाया गया था। यह इनर सिटी वॉल यानी शहर की भीतरी दीवार के अंदर स्थित है। पूर्व में वाट नखौन कोसा है और उत्तर में सैनफ्रा कान। मिट्टी के टीले के ऊपर अब सिर्फ एक विहार बचा है। स्थापत्य शैली अयुत्थाया काल की है। साइट को 2 अगस्त 1936 को फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने रजिस्टर किया था। अब सफ़र में आखिरी डेस्टिनेशन था वाट बंदाई इन। वाट बंदाई इन को भी किंग नाराय द ग्रेट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसमें एक असेंबली हॉल है और एक लंबी छेदी है, लेकिन आज ये भी थाईलैंड के सैकड़ों ऐतिहासिक मंदिरों की तरह वीराना और जर्जर है। दोस्तों, बात करें लोपबुरी में मार्केट की, तो अगर आपको लोपबुरी में शॉपिंग करनी है तो थाई नाइट मार्केट ज़रूर जाएं। ना सैनफ्राखन स्ट्रीट पर शाम 4 बजे से नाइट मार्केट लग जाती है। वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट भी पर्यटक ज़रूर जाएं। आइए अब जानते हैं कि आप लोपबुरी कैसे पहुंच सकते हैं। बैंकॉक से लोपबुरी की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर की है और यहां बस या ट्रेन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। लोपबुरी थाई उत्तरी रेलवे से जुड़ा हुआ है और बैंकॉक, अयुत्थाया, फिर सानुलुक या चियांग माई से ट्रेन के ज़रिए आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। छोटा और सुंदर ट्रेन स्टेशन पुराने शहर में है और पैदल दूरी में ही आप कई ऐतिहासिक धरोहरों को देख सकते हैं। ये सब जगहें घूमकर मैं लोपबुरी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रिक्शे वाले अंकल को 200 थाई बात दिए। अब मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी। बड़ी कोशिश के बाद जो हाथ लगा वह था आलू के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। इसी के सहारे अयुत्थाया तक का सफ़र गुजरने वाला था। अभी ट्रेन आने में वक्त था तो मैं फिर स्टेशन से बाहर गया। रेलवे स्टेशन के बाहर मुझे झाड़ू लगाती हुई एक महिला दिखाई दी। दोस्तों, थाईलैंड में मैंने एक बात ऑब्जर्व की और वो ये कि यहाँ हर कोई अपने काम से खुश दिखाई देता है और यही चीज़ मैंने इन मोहतरमा के चेहरे पर भी देखी। लोपबुरी रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर रही महिला की ड्रेस भी कमाल की थी। ये थाई संस्कृति से जुड़ा हुआ परिधान है। अनाउंसमेंट कर रही महिला के साथ कुछ और लोगों का ग्रुप था। इन सभी ने एक खास प्रोग्राम के लिए तस्वीर क्लिक कराई तो मैंने भी इस पल को कैमरे में सहेज लिया। लोपबुरी की यात्रा में गर्मी ने बहुत परेशान किया। खैर, ट्रेन आ गई थी और मैं अयुत्थाया जाने के लिए उसमें सवार हो गया। अयुत्थाया में ट्रेन से उतरकर फिर कुछ फ्रूट खाए और चल दिया गेस्ट हाउस की ओर। रात को भूख लगी और खाने का वक्त हुआ तो बड़ी कोशिशों के बाद ये डिश हाथ लगी। ये नूडल्स वाली एक वेजिटेरियन डिश थी जिसे मैंने गूगल ट्रांसलेशन की मदद से कई बार समझाने के बाद तैयार कराया था। यहाँ हर कोई टूरिस्ट फ्रेंडली है, इसीलिए ये मुमकिन हो सका। अब अगले दिन का सफ़र था पटाया के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको पटाया की अनसुनी कहानी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पटाया सदियों पहले कैसा था। अयुत्थाया से पटाया तक के सफ़र को आप देखेंगे अगले वीडियो में। बने रहें ट्रैवल जुनून के साथ।